तो चलिए देखते हैं राष्ट्रीय खबरें क्या हैं। सबसे पहली जो खबर है, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य। 27 जनवरी 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया जिसने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी अपने यहाँ लागू की है। ठीक है, तो उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने अपने यहाँ समान नागरिक संहिता लागू की है। इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या हैं? यूसीसी कार्यान्वयन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पोर्टल लॉन्च किया और इसके गोद लेने के लिए एक अधिसूचना जारी की। मुख्य प्रावधान क्या हैं? यूसीसी सभी धर्मों में व्यक्तिगत कानूनों को मानकीकृत करता है, जिसमें तलाक, विवाह विरासत और लिव इन रिलेशनशिप शामिल हैं। इसका क्या उद्देश्य है? सभी नागरिकों विशेषकर महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना है। तो इसका ध्यान किस पर है? महिलाओं पर इसका विशेष ध्यान है। ठीक है, आगे क्या है? समानता पर ध्यान केंद्रित। यूसीसी बहुविवाह, बाल विवाह और असमान संपत्ति अधिकारों जैसे मुद्दों को संबोधित करना चाहता है। पंजीकरण अनिवार्य। विवाहों को कानूनी मान्यता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता होगी, यानी जो भी विवाह होंगे उनका पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। छूट। संविधान के अनुच्छेद 342 में उल्लिखित अनुसूचित जनजातियों पर यह यूसीसी लागू नहीं होगा, यानी आर्टिकल नंबर 342 में जो दर्ज हैं अनुसूचित जनजातियां, उन पर यह यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यूसीसी क्या है। समान नागरिक संहिता क्या है? यूसीसी कानूनों का एक समूह है जिसका उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों के लिए धर्म की मान्यताओं बिना कानूनों का एक समान सेट प्रदान करना है। यह अनुच्छेद 44 यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप है, जिसमें कहा गया है कि राज्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा। यह धार्मिक मान्यताओं के आधार पर व्यक्तिगत कानूनों की वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ पर आते हैं। गणतंत्र दिवस परेड, सांस्कृतिक विविधता, विरासत और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन। 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भारत ने अपनी सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन किया। इस वर्ष का थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास था। तो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस का जो थीम था वो क्या था? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। मुख्य कार्यक्रम क्या थे? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समारोह का नेतृत्व किया और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि इस वर्ष यानी 2076वें जो गणतंत्र दिवस था भारत में 2025 का, उसके मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। उनका क्या नाम है? प्रबोवो सुबियांतो। ये पूछा जा सकता है। चलिए प्रदर्शनी और झांकियों पर आते हैं। 31 झांकियों ने सांस्कृतिक विविधता और विकास को प्रदर्शित किया। ठीक है, अगली न्यूज़ पर आइए। बिरसा मुंडा के 150वें जन्मवर्ष और संविधान लागू होने के 75 वर्षों को समर्पित झांकियां विशेष रूप से शामिल थीं। पहली बार तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी सशक्त और सुरक्षित भारत थी, जिसमें संयुक्त ऑपरेशंस रूम को दिखाया गया। परेड के दौरान प्रदर्शित प्रमुख प्रदर्शन: ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल
344 मिसाइल रेजिमेंट द्वारा प्रदर्शित। प्रलय क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल जिसे पारंपरिक भूमिका के लिए विकसित किया गया है। इसकी विकास प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ठीक। अगला, पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम MRLS 75 किलोमीटर की रेंज के साथ उन्नत संस्करण जो 44 सेकंड में 72 यानी 72 रॉकेट दाग सकता है। BM-21 ग्रेड 122 यानी 122 मिलीमीटर MRLS, जिसे पहले कारगिल युद्ध में उपयोग किया गया था। इन सबकी प्रदर्शनी हुई है इस वर्ष समारोह में। अगला, संजय बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम पहली बार प्रदर्शित। तो पहली बार क्या प्रदर्शित हुई है? संजय बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम। इसे भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने रुपए 2,402 करोड़ की लागत से विकसित किया है। ठीक है। अब अगली न्यूज पर आते हैं। महाकुंभ मेला का आरंभ, इतिहास, महत्व और परंपरा। प्रयागराज में महाकुंभ मेला 13 जनवरी को शुरू हुआ। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जिसमें लाखों श्रद्धालु गंगा के तट पर स्नान और पूजा अर्चना करने के लिए एकत्रित होते हैं। कुंभ मेला हर 12 वर्षों में आयोजित होता है। 45 दिनों के इस आयोजन में लगभग 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, जो इसे विश्व का सबसे बड़ा मानक सम्मेलन बनाता है। ठीक। मुख्य तथ्य क्या हैं? पौराणिकता, कुंभ मेले के बारे में कई मिथक और कहानियां प्रचलित हैं। कुछ इसे वेदों और पुराणों में वर्णित मानते हैं, तो कुछ का कहना है कि यह 2 सदियों से पुराना आयोजन है। मान्यताएं क्या हैं? कुंभ का अर्थ संस्कृत में घड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, जिससे अमृत कलश लेकर धन्वंतरि प्रकट हुए। अमृत को असुरों से बचाने के लिए इंद्र के पुत्र जयंत इसे लेकर भागे। तो ये एक पौराणिक कथा है जिसका संबंध कुंभ मेले से है। उनके साथ सूर्य, शनि, बृहस्पति और चंद्रमा ने भी अमृत की रक्षा की। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरी। इन 4 स्थानों पर गिरी। इसी के स्मरण में कुंभ मेला इन 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे स्थान याद रखिएगा कि प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ मेला होता है और 4 अलग अलग स्थानों पर होता है। इस कहानी से तो कोई मतलब है नहीं, पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में। मेले का आयोजन, कुंभ मेला 4 शहरों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से आयोजित होता है। इन सभी स्थानों का संबंध पवित्र नदियों से है, ये भी आपको याद रखना है। हरिद्वार गंगा नदी के तट पर, प्रयागराज गंगा यमुना और काल्पनिक सरस्वती के संगम पर, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे, नासिक गोदावरी नदी के पास। तो ये भी आप याद रखिएगा किस नदी के किनारे आयोजित होता है, उसका नाम क्या है। बारी बारी से देखिए, 12-12 सालों में इसका आयोजन होता है। कुंभ मेले का ऐतिहासिक महत्व, इतिहासकारों के अनुसार कुंभ मेला की शुरुआत संभवतः 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने की थी, ताकि साधु संत और विद्वान एकत्र होकर विचार विमर्श कर सकें। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुएनसांग ने प्रयाग में एक मेले का वर्णन किया है। 12वीं शताब्दी के बाद यह धार्मिक आयोजन स्थिर परंपरा में बदल गया। 12वीं शताब्दी के बाद यह धार्मिक आयोजन एक स्थिर परंपरा में बदल गया है। यानी 12वीं शताब्दी से एक परंपरा आ गई है कि प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होना ही होना है। ठीक है। तो चलिए अगली न्यूज़ पर आते हैं। क्या है? राष्ट्रीय आवश्यक डायग्नोस्टिक्स सूची NEDL 2025। देखिए सूची में क्या है।
हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने राष्ट्रीय आवश्यक डायग्नोस्टिक सूची एनईडीएल 2025 का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसका उद्देश्य भारत में विभिन्न स्वास्थ्य स्तरों पर डायग्नोस्टिक सेवाओं में सुधार करना है। इसके मुख्य तथ्य क्या हैं? एनईडीएल का उद्देश्य एनईडीएल 2025 विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं में आवश्यक डायग्नोस्टिक परीक्षणों की सूची प्रदान करता है, जिसमें जिसमें गांव स्तर के स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल शामिल हैं। परीक्षणों की संख्या में वृद्धि। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में परीक्षणों की संख्या 12 से बढ़ाकर 16, पीएचसीज में 64 से 74, सीएचसीज में 70 से 93 और जिला अस्पतालों में 117 से 171 की जाएगी। मतलब इतने परीक्षणों की संख्या बढ़ाई जाएगी। हब एंड स्पोक मॉडल। एनईडीएल 2025 एक हब एंड स्पोक मॉडल अपनाता है, जिसमें सभी स्वास्थ्य स्तरों का नमूना संग्रह किया जाएगा, जबकि वास्तविक परीक्षण केंद्रीकृत सुविधाओं पर किया जाएगा। सार्वजनिक प्रतिक्रिया क्या है? आईसीएमआर ने जनता से 15 जनवरी 2025 तक फीडबैक आमंत्रित किया है, ताकि सूची को अंतिम रूप दिया जा सके। यानी आईसीएमआर ने जनता से जो इसका फीडबैक मांगा है, उसके लिए एक समय सीमा क्या तय की है? 15 जनवरी 2025। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ संरेखण। एनईडीएल 2025 मौजूदा स्वास्थ्य मंत्रालय के मार्गदर्शक दस्तावेजों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ संरेखित है। ठीक है, अगली न्यूज़ पर आते हैं। पंजाब ने 100% पाइप जल आपूर्ति का लक्ष्य प्राप्त किया। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। हाल ही में पंजाब ने केंद्रीय सरकार की हर घर जल योजना के तहत सभी ग्रामीण घरों को 100% पाइप जल आपूर्ति सुनिश्चित करने में सफलता प्राप्त की है। मुख्य तथ्य और आंकड़ों पर नजर डालिए। पाइप जल आपूर्ति। पंजाब देश का 5वां राज्य बन गया है जिसने सभी ग्रामीण घरों को 100% पाइप जल आपूर्ति सुनिश्चित की है। नहर जल परियोजनाएं। राज्य में 15 प्रमुख नहर जल परियोजनाएं चल रही हैं, जिनकी कुल लागत रुपए 2,174 करोड़ है और ये लगभग 1,706 गांवों को लाभान्वित करेंगी। ओडीएफ स्थिति। सभी गांवों ने ओपन डिफेक्शन फ्री यानी ओडीएफ स्थिति प्राप्त कर ली है और 10,435 गांवों ने ओडीएफ प्लस स्थिति हासिल की है। शौचालय निर्माण। राज्य ने 5.64 लाख यानी 5.64 लाख घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया है। साथ ही 1,340 सार्वजनिक सुविधाएं भी स्थापित की गई हैं। कचरा प्रबंधन प्रणाली। ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियाँ 3,366 गाँव में लागू की गई हैं और ग्रे वाटर प्रबंधन सुविधाएं 9,909 गाँव में उपलब्ध हैं। ठीक है, अगली न्यूज़। विमानों के लीजिंग हेतु विधेयक संसद में पेश। 17 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने संसद में विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण और प्रवर्तन विधेयक 2024 पेश किया। इस कानून का उद्देश्य भारत में विमानों के लिए लीजिंग ढांचे को बढ़ाना है। क्या मुख्य बिंदु हैं? केप टाउन कन्वेंशन का अनुसमर्थन। विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य केप टाउन कन्वेंशन की पुष्टि करना है,
जो विमानों पर अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एक समान कानूनी ढांचा प्रदान करता है। लीजिंग लागत में कमी: विधेयक से लीजर्स को कानूनी निश्चितता प्रदान करके भारतीय एयरलाइनों के लिए लीजिंग लागत कम होने की उम्मीद है। वित्त पोषण तक बेहतर पहुंच: वित्त पोषण एक आसान पहुंच से एयरलाइनों को अधिक विमान हासिल करने में सक्षम बनाया जाएगा, जिससे हवाई संपर्क और पहुंच बढ़ेगी। निवेशक विश्वास में वृद्धि: विधेयक से भारतीय विमानन क्षेत्र में निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, जिससे अधिक विदेशी निवेश आकर्षित होगा। ये सारे फायदे हैं। मुख्य प्रावधान: विधेयक का उद्देश्य भारतीय एयरलाइनों द्वारा डिफ़ॉल्ट के मामले में लीजर्स के अधिकारों को पुनः प्राप्त करने की रक्षा करना है। ठीक है, अब सबसे मेन चीज़ है क्या है इसमें, केप टाउन कन्वेंशन। ये क्या है? केप टाउन कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो विमान सहित चल संपत्ति के पंजीकरण और वित्त पोषण के लिए मानक स्थापित करती है। इस समझौते पर 16 नवंबर 2001 को केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में हस्ताक्षर किए गए और यह 1 मार्च 2006 को प्रभावी हुआ। यह पूछा जा सकता है डेट्स। यह कन्वेंशन विक्रेताओं, खरीदारों और लेनदारों के हितों की रक्षा करता है। यह सम्मेलन विमान, इंजन और हेलीकॉप्टरों में हितों के अभिलेखन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन यानी ICAO और अंतर्राष्ट्रीय निजी कानून एकीकरण संस्थान यानी UNIDROIT ने इस अभिसमय को अपनाया है। अगली न्यूज़, INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वाघशीर राष्ट्र को समर्पित। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में एक समारोह के दौरान 3 उन्नत नौसैनिक प्लेटफॉर्म INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वाघशीर को राष्ट्र को समर्पित किया। तो कब समर्पित किया? 15 जनवरी 2025 को। यह पहली बार है जब 3 स्वदेशी रूप से निर्मित नौसैनिक प्लेटफॉर्म, विध्वंसक, फ्रिगेट और पनडुब्बी का एक साथ कमीशन हुआ है। यह आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसके जो मुख्य तथ्य हैं देख लीजिए क्या है। INS सूरत, यह एक प्रकार का विध्वंसक युद्धपोत है। विशेषताएं क्या हैं इसमें? इसमें उन्नत हथियार प्रणाली, मिसाइल और आधुनिक संचार उपकरण शामिल हैं। उद्देश्य क्या है? यह समुद्री सुरक्षा और युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। INS नीलगिरी देखिए क्या है। यह एक फ्रिगेट युद्धपोत है। इसमें स्वदेशी तकनीक से निर्मित सेंसर और हथियार प्रणाली है। यह भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाने और समुद्री सुरक्षा में योगदान देने के लिए महत्वपूर्ण है। अब तीसरा, INS वाघोर या वाघशीर, यह एक पनडुब्बी है। यह पहले से कमीशन की गई कलवरी के बाद छठी P-75 पनडुब्बी है। यह गुप्त संचालन में सक्षम है और इसमें अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है। उद्देश्य, यह दुश्मन के वन क्षेत्र में गुप्त रूप से प्रवेश कर हमला करने की क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, अगली न्यूज़ पर आइए। जड़मोह सुरंग, 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जिले में जड़मोह सुरंग का उद्घाटन किया। मुख्य तथ्य क्या हैं? कनेक्टिविटी, जड़मोह सुरंग श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर
गगनगीर और सोनमर्ग के बीच 6.5 यानी 6.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन सड़क सुरंग थी। इस सुरंग ने सोनमर्ग के लिए सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान की है। यह सुरंग कश्मीर और लद्दाख के बीच साल भर की कनेक्टिविटी स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस सुरंग ने सोनमर्ग के लोकप्रिय पर्यटन स्थल तक साल भर पहुंच की सुविधा दी है, जो पहले बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण सर्दियों में दुर्गम होता था। यानी पहले पहुंच नहीं थी वहां पर, लेकिन अब ये पहुंच आसान हो गई है इस सुरंग के माध्यम से। आर्थिक लाभ: बेहतर कनेक्टिविटी ने क्षेत्र में पर्यटन और अधिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। ठीक है, अगली न्यूज़। ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना हेतु पैन इंडिया योजना की घोषणा। 8 जनवरी 2025 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश भर में ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थानों यानी DTIs की स्थापना करने के लिए एक पैन इंडिया योजना की घोषणा की है। यह पहल कुशल ड्राइवरों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से की गई है और सड़क सुरक्षा तथा परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एक व्यापक प्रयास का हिस्सा है। ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थान नई योजना के तहत DTIs की स्थापना के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जिसमें स्वचालित प्रशिक्षण स्टेशन यानी ATS और DTIs के एकीकृत बुनियादी ढांचे के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन शामिल हैं। 2024 में सड़क दुर्घटनाओं के कारण लगभग 1.80 यानी 1.80 लाख मौतें हुईं। सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए गडकरी ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों के साथ बैठक में विभिन्न मुद्दों और समाधानों पर चर्चा की गई है। वाहन स्क्रैपिंग नीति कार्यशाला में वाहन स्क्रैपिंग नीति के कार्यान्वयन को तेज करने और पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं यानी RVFS की मानकीकरण किया जा रहा है। ठीक है, ई-रिक्शा सुविधा। ई-रिक्शा की सुरक्षा में सुधार के लिए विशेष नियम और दिशा निर्देश लाने पर सहमति बनी। स्मार्ट मोबिलिटी सभी कैशलेस परिवहन सेवाओं वाहन सारथी का पैन इंडिया लॉन्च मार्च 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। अगली न्यूज़, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025। 8 जनवरी 2025 को डेट याद रखिएगा। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित किया गया, जिसमें 75 देशों के लगभग 6,000 नेता शामिल हुए। मुख्य तथ्य क्या हैं? सम्मेलन का विषय इस वर्ष के प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय विकसित भारत के लिए प्रवासी समुदाय का योगदान था। मुख्य अतिथि त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन काल कांगालू मुख्य अतिथि रहीं। युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम युवा प्रवासी भारतीय दिवस 8 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया। जिसमें डॉक्टर देव प्रसाद न्यूज़वीक के CEO मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार सम्मेलन के समापन सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किए, जो प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों को मान्यता देते हैं। सत्रों की योजना
सम्मेलन में 5 प्रमुख सत्र आयोजित किए गए, जिनमें नारी शक्ति, माइग्रेट स्किल्स की कहानियाँ और सतत विकास में प्रवासी का योगदान शामिल थे। ओडिशा पर फोकस। इस आयोजन के माध्यम से वैश्विक भारतीय डायस्पोरा को ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन क्षमता और आर्थिक अवसरों से परिचित कराया गया। अगली न्यूज़, भारत की स्मार्ट सिटी मिशन में प्रगति। हाल ही में आईआईएम बेंगलोर द्वारा SAAR यानी समीक्षा पहल के तहत किए गए एक अध्ययन में भारत की स्मार्ट सिटी मिशन में शिक्षा और शहरी सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति को रेखांकित किया है। मुख्य तथ्य और आंकड़े क्या हैं? शिक्षा में सुधार। 71 स्मार्ट शहरों में 9,433 स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना की गई है, जिससे 2015-16 से 2023-24 के बीच छात्र नामांकन में 22% की वृद्धि हुई है। डिजिटल पुस्तकालय। 41 शहरों में डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं, जो 7,809 छात्रों को सेवा प्रदान कर रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में मदद कर रहे हैं। ठीक है। अगली न्यूज़ पर आते हैं। शहरी सुरक्षा में सुधार। 93 स्मार्ट शहरों में 59,802 CCTV कैमरे और आपातकालीन कॉल बॉक्स स्थापित किए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नागपुर में अपराध दर में 14% की कमी आई है। ठीक है। SAAR प्लेटफॉर्म का प्रभाव। SAAR प्लेटफॉर्म ने 29 प्रमुख संस्थानों के सहयोग से 50 प्रभाव आकलन अध्ययन किए हैं, जो भविष्य की शहरी विकास नीतियों को प्रभावित करने की उम्मीद है। स्मार्ट सिटी मिशन का अवलोकन। इस मिशन की शुरुआत 2015 में हुई थी और नवंबर 2024 तक इसके 91% परियोजनाएं पूरी हो चुकी थी। जो शहरी विकास के लिए दोहराने योग्य रणनीतियों को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से राष्ट्रीय खबरें समाप्त होती हैं। अब अगले सेगमेंट पर आते हैं, जिसका संबंध किससे है? भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से, यानी पॉलिटी से संबंधित। तो पहले न्यूज़ क्या है? ऑनलाइन खरीदारी को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। चलिए देखते हैं क्या नए नियम है। 21 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने भारत के तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स क्षेत्र को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मसौदा दिशा निर्देश जारी किया है। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य उचित प्रथाओं को बढ़ावा देना, उपभोक्ता विश्वास बढ़ाना और सभी हितधारकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। मसौदा दिशा निर्देशों के मुख्य प्रावधान। विस्तृत ढांचा। दिशा निर्देश पूरे ई-कॉमर्स जीवन चक्र को कवर करते हैं, जैसे खरीदारी से लेकर उसके बाद तक। विक्रेता सत्यापन। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को विक्रेताओं के लिए पूरी तरह से नो योर कस्टमर यानी KYC जांच करने की आवश्यकता है। पारदर्शी जानकारी। प्लेटफॉर्म को उत्पाद की विस्तृत जानकारी, जिसमें मूल्य, सुरक्षा जानकारी और विक्रेता विवरण शामिल है, प्रदान करना होगा। उपभोक्ता सहमति। लेनदेन को अंतिम रूप देने से पहले स्पष्ट उपभोक्ता सहमति अनिवार्य है। सुरक्षित भुगतान। प्लेटफॉर्म को सुरक्षित भुगतान विकल्प और शुल्कों का पारदर्शी प्रकटीकरण सुनिश्चित करना होगा। ये सभी नियम कानून हैं जो मसौदे में शामिल हैं। प्रभावी रिटर्न और धन वापसी। रिटर्न, धन वापसी और विवादों को संभालने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं। उपभोक्ता समीक्षाएं। प्लेटफॉर्म को उपभोक्ता समीक्षाओं
और रेटिंग की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करनी चाहिए। ठीक है, अगली न्यूज़ क्या है? न्यायालयों में एडहॉक जज के नियुक्ति का प्रस्ताव। 20 जनवरी 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में मामलों के बढ़ते हुए लंबित स्टॉक को कम करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को एडहॉक जज के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है। तो ये याद रखिएगा कि जो एडहॉक जज नियुक्त होंगे वो पहले से रिटायर्ड होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 224 ए यह संवैधानिक प्रावधान उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अस्थायी नियुक्ति की अनुमति देता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। नियुक्ति नियुक्ति के लिए शर्तें। सर्वोच्च न्यायालय ने एडहॉक जजों की नियुक्ति के लिए विशिष्ट शर्तों को रेखांकित किया है, जिसमें उच्च न्यायालयों में उच्च रिक्ति दर और लंबे समय से लंबित मामलों की एक महत्वपूर्ण संख्या शामिल है। कॉलेजियम की भागीदारी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि एडहॉक जजों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली द्वारा देखी जानी चाहिए। सीमित ऐतिहासिक उपयोग। अनुच्छेद 224 ए का अतीत में शायद ही कभी उपयोग किया गया है, जो न्यायिक रिक्तियों को संबोधित करने के लिए अधिक सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। सिफारिशें। सर्वोच्च न्यायालय ने संभावित एडहॉक नियुक्तियों के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का एक पैनल बनाने और उनके प्रदर्शन की नियमित समीक्षा करने की सिफारिश की है। अगली, वैवाहिक अधिकारों के बहाली का अधिकार। 15 जनवरी 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वैवाहिक विवादों में वैवाहिक अधिकारों की बहाली के अधिकार और भरण पोषण देने के दायित्व के बीच के संबंध के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय दिया। मुख्य बिंदु क्या हैं निर्णय के? स्वतंत्र कार्यवाही। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वैवाहिक अधिकारों की बहाली और भरण पोषण के लिए कार्यवाही एक दूसरे से स्वतंत्र है। भरण पोषण का दायित्व। पत्नी द्वारा वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए न्यायालय के आदेश का पालन करने से इनकार करने पर भी पति का अपनी पत्नी को भरण पोषण देने का दायित्व जारी रहता है। हिंदू विवाह अधिनियम की सेक्शन 9। यह धारा वैवाहिक अधिकारों की बहाली का प्रावधान करती है, जिसमें एक जीवन साथी को दूसरे जीवन साथी से सहवास फिर से शुरू करने के लिए बाध्य करने के लिए न्यायालय में याचिका दायर करने की अनुमति मिलती है। अधिकारों को संतुलित करना। न्यायालय के फैसले से दोनों जीवन साथियों के अधिकारों को संतुलित किया गया है। इस बात पर जोर दिया गया है कि पत्नी का भरण पोषण का अधिकार सहवास फिर से शुरू करने की उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता। अगली न्यूज़। अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया में बदलाव। तो जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी चयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। 10 जनवरी 2025 को भारत में अगले मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चयन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाए जाने की घोषणा की गई है, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों नियुक्ति सेवा की शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023 के अनुसार है। यह पहली बार होगा जब चयन प्रक्रिया में केवल वरिष्ठतम चुनाव आयुक्त के अलावा अन्य उम्मीदवारों पर भी विचार किया जाएगा। देखिए, अभी तक क्या प्रावधान था, जितने भी चुनाव आयुक्त होते हैं उसमें से सबसे जो सीनियर मोस्ट होता है यानी वरिष्ठतम व्यक्ति,
वह मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति पाता है। लेकिन इस प्रावधान के तहत, जो कि 2023 में आएगा, नया प्रावधान, नए नियम, उसमें सीनियर मोस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब सीनियर मोस्ट के अलावा बाकी जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, उन पर भी विचार किया जा सकता है। ठीक है। परंपरा का बदलाव। पहले सीईसी का उत्तराधिकारी हमेशा अगले वरिष्ठतम चुनाव आयुक्त होता था, लेकिन अब चयन समिति में एक व्यापक पैनल शामिल होगा। सर्च कमेटी का गठन। कानून के अनुसार कानून मंत्री की अध्यक्षता में एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी जो 5 नामों की सूची तैयार करेगी। सीईसी का कार्यकाल। वर्तमान सीईसी राजीव कुमार का कार्यकाल 18 फरवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। गंभीर मुद्दे। यह बदलाव उस समय आया है जब चुनाव आयोग पर विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों द्वारा दबाव डाला जा रहा है। उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप। यह नया कानून सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद लाया गया था, जिसने केंद्र सरकार के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में विशेष शक्तियों पर सवाल उठाया था। ठीक है। अगली न्यूज़। वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन। 6 जनवरी 2025 को वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक पारित किया गया। यह संशोधन 1980 में अधिनियम लागू होने के बाद से पहला बड़ा बदलाव है। मुख्य तथ्य। अधिनियम की सीमा। संशोधन का उद्देश्य वन संरक्षण अधिनियम के दायरे को सीमित करना है। यह अब केवल अधिसूचित वन भूमि और सरकारी दस्तावेजों में वन के रूप में दर्ज क्षेत्रों पर ही लागू होगा। रणनीतिक परियोजनाओं को गति देना। संशोधन का एक मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से 100 किलोमीटर के भीतर स्थित और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति देना है। राज्यों की चिंताएं। कुछ राज्यों ने राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यापक परिभाषाओं के बारे में चिंता व्यक्त की है। रोपण और क्षतिपूर्ति वनीकरण पर ध्यान। संशोधन निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करता है। डेवलपर्स को गैर वन भूमि या क्षतिग्रस्त वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वनीकरण करना होगा। ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में हम लोग कला संस्कृति और इसके आगे की खबरों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको इस प्रकार के करंट अफेयर्स की पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप इस नंबर पर 79859912 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।